नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एयर शो और एयरो स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं और प्रसारण तंत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एयरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि एयरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कर्नाटक के युवाओं से देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाने की अपील की। एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एयरो इंडिया नए भारत को दर्शाता है और बेंगलुरु का आकाश नए भारत के उदय का साक्षी बन रहा है। श्री मोदी ने इस अवसर पर एयरो इंडिया 2023 स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एयरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत प्रदान की है। श्री सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और एयरो इंडिया इसका परिचायक है। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। इस आयोजन में अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ, सीईओज, ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि एयरो इंडिया शो रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती ताकत को पेश करता है। ये शो एरोनॉटिक्स, R&D, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड द्वारा एक शानदार हवाई प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। सुखोई 30 MKI का रॉक एंड रोल, तेजस का तकनीकी कौशल और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का टेल अप मनूवर ने सबका दिल जीत लिया। भारत अमृत काल के दौरान आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है और इस दिशा में एरो इंडिया शो ने रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारत की बढ़ती उपस्थिति को प्रदर्शित किया है। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी कहे जाने वाली एरो इंडिया में 809 रक्षा कंपनियों ने भागीदारी की है। सुधींद्र के साथ बैंगलोर से मैं आकाशवाणी के लिए सुपर्णा सैकिया।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आसियान देशों द्वारा साझा किए गए मूल्यों का उद्देश्य आसियान भारत के युवा संपर्क को बढ़ाना है। प्राचीन काल से साझा किए गए मूल्यों और आदर्शों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क शामिल हैं। ये संपर्क बौद्ध विरासत, हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के साझा विषय, संस्कृत और तमिल भाषा की जड़ों तथा मानसून पर सहजीवी निर्भरता से संबंधित है। श्री रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में चौथे आसियान भारत युवा सम्मेलन की शुरुआत की। इस 4 दिन के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार और थाईलैंड के 100 से अधिक प्रतिनिधि और भारत के लगभग 60 प्रतिनिधि इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 6 विधानसभा सीट और कश्मीर घाटी के लिए 1 सीट का प्रस्ताव किया है। आयोग का यह आदेश प्रदेश में चुनाव की रूपरेखा तय करता है। प्रदेश में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा की कार्यवाही आज 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की बैठक अगले महीने की 13 तारीख को होगी। संसद के बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी हटाने, अडानी समूह और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और बीआरएस पार्टी के सदस्यों द्वारा पेश स्थगन नोटिस को नामंजूर कर दिया। श्री खड़गे ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की गई अपनी टिप्पणी को हटाने का मुद्दा उठाया। सभापति ने श्री खड़गे के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वे किसी दबाव में काम कर रहे हैं। बाद में कांग्रेस, आप और अन्य विपक्षी सदस्य अडानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग और टिप्पणियां हटाने को लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने सदन को सवेरे 11:50 तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच की विपक्ष की मांग को दोहराया। कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रमोद तिवारी ने अपनी पार्टी के सांसद का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बाधित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सभापति ने सदन को बाधित करने की बात पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन का कीमती समय बर्बाद हो गया है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन को निर्धारित कार्य करने दें। बाद में श्री धनखड़ ने सदन को अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने कहा है कि पिछले महीने की 27 तारीख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 39 करोड़ कर्ज दिए गए हैं। योजना 2015 में शुरू की गई थी। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि इस योजना से 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 1 दिन शेष रह गया है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अगरतला में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा उम्मीदवारों के लिए रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी शाम बॉक्सा नगर में प्रचार करेंगे। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्युत किशोर देबबर्मा, माकपा नेता माणिक सरकार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा भी आज चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। राज्य में मतदान गुरुवार को होगा। नागालैंड और मेघालय विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल कोहिमा पहुंचेंगे। ये जानकारी नागालैंड भाजपा की मीडिया प्रकोष्ठ ने दी। श्री नड्डा कल कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में भाजपा और एनडीपीपी की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। श्री नड्डा कोहिमा में नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी और 7 अन्य राजनीतिक दलों ने 331 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनके अतिरिक्त 44 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार में विकास, भ्रष्टाचार, अवैध खनन और पड़ोसी राज्य असम के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। एनपीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा लोगों के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों को रखते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्री संगमा ने दावा किया कि लोगों ने उनके काम को देखा है और फिर से एनपीपी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अलेक्जेंडर एलहेक ने शिलांग में एक कार्यक्रम में कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी नोंगलोंग ने दावा किया कि उनकी पार्टी ही राज्य के लोगों के सपनों को पूरा कर सकती है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तुरा। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई। 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन प्रतिनिधियों के लिए इंदौर के ऐतिहासिक रजवाड़ा पैलेस में एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज वॉक के दौरान प्रतिनिधियों को इंदौर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी गई। G20 की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आज से लखनऊ में पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित कर रहा है। ये बैठक 15 फरवरी तक चलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस रेडियो के जरिए सूचना प्राप्ति को प्रोत्साहित करने और रेडियो के महत्व को लेकर मीडिया और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर शांति के लिए रेडियो और जलवायु कार्रवाई के लिए रेडियो विषय से 2 दिवसीय रेडियो उत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर ने इस उत्सव की शुरुआत की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ भारत भागीदारी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा सभी जिलों में सूचना अंतराल को पाटने में मददगार हो सकता है। अपने संबोधन में आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने रेडियो को सूचना देने का एक सच्चा लोकतांत्रिक माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी दशकों से अपने श्रोताओं को गौरवशाली सेवाएं प्रदान कर रहा है। Power and impact of radio as a medium of communication is something which we really need not highlight. If I just take this opportunity to recall that Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, in one episode of Mann Ki Baat has very clearly said that radio is a simple medium of communication. If I talk about All India Radio, our Akashvani is one of the largest broadcasting organizations in the world. समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि रेडियो आज आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस विशेष अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एयर शो और एयरो स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं और प्रसारण तंत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।